आपको याद होगा कि हमने डिस्कस ये किया था कि एफएफटी स्पेक्ट्रम जो है, एफएफटी स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि एफएफटी बेसिकली फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन स्पेक्ट्रम जो है वो डिफरेंट किस्म की फ्रीक्वेंसीज को, जो टाइम वेव फॉर्म के अंदर डिफरेंट टाइप की इम्पैक्टिंग्स आ रही होती हैं, मतलब देखें एक फ्रीक्वेंसी हो सकता है आपकी अनबैलेंस की वजह से आ रही है, अनबैलेंस की फ्रीक्वेंसी की वजह से वो आपकी फ्रीक्वेंसी एक्साइट कर रही है, ठीक है। उसके बाद एक फ्रीक्वेंसी आपकी ऐसी है कि वो आपकी बेरिंग फॉल्ट की वजह से वो फ्रीक्वेंसी एक्साइट कर रही है। एक फ्रीक्वेंसी आपकी ऐसी है कि वो गेयर मैश की वजह से कर रही है, ठीक है। फिर उसके बाद बेरिंग की अगर हम फ्रीक्वेंसीज की बात करते हैं तो बेरिंग फ्रीक्वेंसीज के अंदर भी मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज हैं। जैसे हमने डिस्कस किया कि हमारे पास 4 टाइप की बेरिंग फॉल्ट्स होते हैं, एक बीपीएफओ बॉल पास फ्रीक्वेंसी आउटर रेस, बीपीएफआई बॉल पास फ्रीक्वेंसी इनर रेस, बीएसएफ बॉल स्पिन फ्रीक्वेंसी, एफटीएफ फंडामेंटल केज फ्रीक्वेंसी, या हमें जो बेसिकली फंडामेंटल ट्रेन फ्रीक्वेंसी जो केज से रिलेटेड होती है। उसके बाद अब मज़ीद फ्रीक्वेंसीज की अगर हम बात करें, अगर एक फ़ैन इम्पेलर है, अगर फ़ैन के अंदर इम्पेलर से रिलेटेड कोई इशू होगा तो वो वेन पास फ्रीक्वेंसी आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद अगर वेन पास फ्रीक्वेंसी हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे कि वेन पास फ्रीक्वेंसी हम नंबर ऑफ ब्लेड्स, मतलब एक फ़ैन की जितनी वेन्स हैं और उसका मल्टीप्लाई बाय उसके ऑपरेशनल आरपीएम, मतलब वो जिस आरपीएम पे चल रहा है, अगर 1000 आरपीएम पे चल रहा है तो 1000 इसके ऑपरेशनल आरपीएम है, ठीक है। तो अब एक फ्रीक्वेंसी हम बेसिकली देखते हैं कि मिसाल के तौर पे एक फ्रीक्वेंसी हमारे पास वेन पास भी उसमें ऐड हो गई। फिर अगर उसके अंदर गियर बॉक्स इन्वॉल्व है तो हम कहते हैं कि उसके अंदर गियर की फ्रीक्वेंसी भी इन्वॉल्व हो गई। फिर हम कहते हैं कि अगर उसमें मोटर में भी फॉल्ट है तो उसमें रोटर बार की फ्रीक्वेंसी भी ऐड हो गई, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि अगर उसके अंदर आपकी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की फ्रीक्वेंसी भी ऐड हो गई। तो इसमें मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने डिस्कस की है उसको मैं स्क्रीन पे ला के दिखाता हूँ ताकि हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करने में ज़रा आसानी हो जाएगी, ठीक है। ये वाली स्लाइड, ठीक है। अब देखें इस स्लाइड के अंदर क्या हो रहा है, इस स्लाइड के अंदर डिफरेंट किस्म की जो फॉल्ट फ्रिक्वेंसीज हैं एक ही कंपोनेंट के अंदर अनबैलेंस की फ्रीक्वेंसी भी ऐड हो गई, इसी कंपोनेंट के अंदर बेरिंग फॉल्ट की भी फ्रीक्वेंसी ऐड हो गई, इसी कंपोनेंट के अंदर गियर मैश फ्रीक्वेंसी भी ऐड हो गई, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये सारी फ्रीक्वेंसीज जो आपके पास अपना अपना इम्पैक्ट सिस्टम के अंदर डाल रही हैं वो सारी फ्रीक्वेंसीज आपकी यहाँ पे आके एफएफटी स्पेक्ट्रम के अंदर ऐड हो रही हैं, ठीक है। अब एज अ एनालिस्ट जब आप डाटा को एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, और इस केस में क्या हो रहा है कि एक आपकी जो फ्रीक्वेंसी है इसमें ये सारी फ्रीक्वेंसीज ऐड अप हो रही हैं, ऐड अप हो गई, ये क्या कर रही हैं, एक कम्प्लेक्स किस्म की वाइब्रेशन, एक कम्प्लेक्स किस्म की टाइम वेव फॉर्म बना रही हैं। एफएफटी स्पेक्ट्रम क्या करता है कि इस कम्प्लेक्स वाइब्रेशन जो डिफरेंट किस्म के कंपोनेंट्स से वाइब्रेशन ऐड अप हो रही है, इस कम्प्लेक्स किस्म की टाइम वेव फॉर्म से आपको हर फ्रीक्वेंसी को सेपरेट करके दिखा देता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस डाटा को एनालाइज करना है, इस एफएफटी स्पेक्ट्रम को हमने एनालाइज करना है। तो अब इस एफएफटी स्पेक्ट्रम को एनालाइज करने के लिए जब तक हमारे पास इक्विपमेंट की इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो हम उस डाटा को एनालाइज नहीं कर सकेंगे, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे ये देखें, हमने यहाँ पे डिस्कस ये किया, अगर मैं आपके पास यहाँ सामने एक स्पेक्ट्रम बनाऊँ, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक कम्प्लेक्स सा स्पेक्ट्रम आ गया, ठीक है। ये वाली जो है हमारा सीपीएम या हर्ट्ज है, यानी कि ये हमें चीज़ ये बता रही है कि हमारा फॉल्ट की फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब फॉल्ट किस तरह रिपीटिव है, और ये वाला जो जोन है ये आपको बता रहा है एम्पलीट्यूड क्या है, ठीक है। अच्छा, अब हम जब डाटा को एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं, हमने क्या करना है कि इस एफएफटी स्पेक्ट्रम हमारा मेन टूल हो गया, और इसके साथ वो एक टाइम वेव फॉर्म है, ठीक है। ये जिस तरह भी हमने देखा कि ये वाला जो डाटा टाइम वेव फॉर्म का है, ये इस टाइम वेव फॉर्म से हमारा डाटा कन्वर्ट हो गया एफएफटी स्पेक्ट्रम के अंदर, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि यार हमारे स्पेक्ट्रम के अंदर जो डिफरेंट पीक्स आ रही हैं ये क्या फॉल्ट है जिसकी वजह से चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। अब आप ये देखें, ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए फ्रीक्वेंसी डोमेन तो इम्पॉर्टेंट है बिल्कुल, कि किस फ्रीक्वेंसी के साथ पीक आ रही है। एम्पलीट्यूड हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो फ्रीक्वेंसी जो बेसिकली हमारे एफएफटी स्पेक्ट्रम में इंक्रीज कर रही है उसका एम्पलीट्यूड क्या है। अब मिसाल के तौर पे आपको ये चीज़ पता है कि हम ये कहते हैं, जिस तरह हमारे पास एक बेरिंग नंबर है जस्ट, ठीक है। अब हमें ये पता है कि इस बेरिंग की फॉल्ट फ्रीक्वेंसीज कौन सी हैं। फॉल्ट फ्रीक्वेंसी हमने डिस्कस किया 4 होती हैं, बीपीएफओ, बीपीएफआई यानी आउटर रेस फ्रीक्वेंसी, इनर रेस, बॉल स्पिन फ्रीक्वेंसी और एफएफटी
की यानी फंडामेंटल ट्रेन फ्रीक्वेंसी FTF की, ठीक है, केज की फ्रीक्वेंसी। तो अब आप ये देखेंगे कि यार मेरे सिस्टम में जो फॉल्ट फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं, ये मेरे पास स्पेक्ट्रम बन रहा है, क्या इसके अंदर कोई बेरिंग फॉल्ट की वजह से एबनॉर्मलिटी तो नहीं आ रही? जो मेरा अगर सिस्टम का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया, इस केस में हम डिस्कशन में ये हम चीज़ डिस्कस करते हैं कि लेट्स सपोज हमारी मशीन के अंदर एबनॉर्मलिटी है, ठीक है, हमारे स्पेक्ट्रम के अंदर एबनॉर्मलिटी है। अब हमने इस स्पेक्ट्रम को एनालाइज करना है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यार ये इसका RPM क्या है। सबसे पहले स्पेक्ट्रम एनालाइज करने से जो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो आपने इसके RPM सेट करने हैं, ठीक है। मतलब अगर आप RPM सेट करेंगे तो आपका एग्जैक्ट एनालिसिस होगा। अगर आपके RPM ही गलत है तो आपका सारा स्पेक्ट्रम मिसलीड हो जाएगा, ठीक है। आप कभी भी उस रूट कॉज पे नहीं पहुंच सकेंगे जब तक आपके पास RPM ठीक नहीं होंगे और बाकी इंफॉर्मेशन सिस्टम की ठीक नहीं होगी, ठीक हो गया। अच्छा, अब आप ये देखें कि RPM हमने जब सेट कर लिए तो अब हमने लेट्स सपोज हमने एज्यूम किया कि ये 1x के RPM है, ठीक है। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ आपको दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ कि FFT स्पेक्ट्रम के अंदर 3 टाइप की पीक्स आ रही होती हैं। जो पीक्स आपकी 1x के साथ रिलेट कर रही होती हैं वो आपकी होती हैं सिंक्रोनस पीक, ठीक हो गया। वो फ्रीक्वेंसीज जो आपकी 1x से नीचे होती हैं, मतलब अब ये अगर हमारा 1x है तो इससे नीचे जो पीक्स होंगी वो हमारी होंगी नॉन सिंक्रोनस, सॉरी सब सिंक्रोनस होंगी, ठीक है। और उसके बाद जो 1x से आगे होंगी, मतलब यानी कि 1x का मल्टीपल नहीं होंगी, लाइक 1.7, 1.9, 2.4, 2.5, तो ये आपकी सारी हो जाएंगी नॉन सिंक्रोनस, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने सबसे पहले RPM सेट कर लिए, अपना स्पेक्ट्रम देख लिया, नेसेसरी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली। लाइक हम इस केस में डिस्कस करते हैं कि ये हमारा एक फ़ैन है, उस फैन के साथ हमारे साथ एक गियर बॉक्स भी लगा हुआ है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, एक तो RPM हमें सबसे पहले मिल गए, उसके बाद हम देखते हैं कि फ़ैन के नंबर ऑफ वेन्स क्या हैं। मतलब इस केस में हम हम कहते हैं कि हमें वेन पास फ्रीक्वेंसी भी हमें इसकी नोन होनी चाहिए अगर हम एक फ़ैन का एनालिसिस करें। अब हमें वेन पास फ्रीक्वेंसी का फार्मूला सिंपल होता है, नंबर ऑफ वेन्स मल्टीप्लाई बाय RPM, ठीक हो गया। और इसके अंदर क्या चीज़ हमने कहा कि गियर बॉक्स इन्वॉल्व है, हम कहते हैं जी हमारे पास गियर मैचिंग फ्रीक्वेंसीज भी होनी चाहिए। अगर हमने गियर बॉक्स को एनालाइज करना है तो हमारे पास गियर मैचिंग फ्रीक्वेंसी भी होनी चाहिए। तो गियर मैचिंग फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ टीथ, मतलब गियर्स के टीथ होते हैं ना जो आपस में मैच कर रहे होते हैं, नंबर ऑफ टीथ इनटू RPM, ठीक हो गया। अब आपने कहा जी तो उसमें मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं, हमने सब का देखें हमें हर स्टेज की RPM भी कैलकुलेट होने चाहिए। देखिए आपका है नंबर ऑफ टीथ इनटू RPM, ठीक है। तो अगर आपके पास एक शाफ्ट के RPM है और आपके पास 2 के टीथ हैं तो आप इजीली फार्मूले से निकाल सकते हैं। N1 अगर है आपके पास है यानी शाफ्ट 1 के RPM है, T1 यानी एक शाफ्ट के टीथ भी हैं, सेकंड शाफ्ट के भी टीथ हैं, T2 भी है, तो आप इजीली N2 निकाल सकते हैं ना। बीच वाले जो स्टेजेस हैं उनकी तो जरूरत नहीं। देखें हर की है। आपके पास जब भी डाटा इनकम्प्लीट होगा, नॉर्मली आप देखा होगा कि एनालिस्ट आपकी रिपोर्ट में ये एक सेंटेंस लिखता है कि प्लीज प्रोवाइड द गियर बॉक्स इंटरनल डिटेल्स, please provide the bearing numbers, please provide the number of rotors, number of poles, नंबर ऑफ स्लॉट्स। वो बेसिकली इसीलिए होता है कि उसके पास एबनॉर्मेलिटी आ रही होती है, वो उस एनालिसिस को कंफर्म करने के लिए। डॉक्टर आपका एनालिसिस क्यों करवाता है? डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं डॉक्टर को पता होता है कि बुखार है। डॉक्टर आपका एनालिसिस इसलिए करवाता है कि डॉक्टर वो उस रिपोर्ट से पैरामीटर्स देखता है कि यार उसकी इन्फेक्शन के पैरामीटर्स कितने आ रहे हैं, इस बुखार को हमने पैराडोल से ठीक करना है या एंटीबायोटिक से ठीक करना है। वो बेसिकली वो सारी इन्फॉर्मेशन टेस्ट से कलेक्ट करके एनालाइज कर रहा होता है। मतलब उसके लिए बड़ा ईजी है कि वो आपको पैराडोल भी दे दे और आपको एंटीबायोटिक भी दे दे, ठीक है। तो हम दोबारा आते हैं अपने टॉपिक पे कि अब आप ये देखें, हमने इसमें फ़ैन के केस में हमने वेन पास फ्रीक्वेंसी भी ले ली, हमने इसके बाद नंबर ऑफ वेन पास फ्रीक्वेंसी से कैलकुलेट कर लिया नंबर ऑफ वेन्स इनटू RPM। उसके बाद हमने कैलकुलेट कर लिया कि अगर हमें गियर मैच के कुछ सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो हमने कहा जी हमारे पास नंबर ऑफ टीथ इनटू RPM भी होने चाहिए। फिर हमने कहा जी कि हमारे पास इसकी PPF भी होनी चाहिए, पोल पास फ्रीक्वेंसी, ठीक है। लाइन फ्रीक्वेंसी हमें पता है 50 हर्ट्ज़ है पाकिस्तान की, तो हमने कहा जी कि 50 हर्ट्ज़ हमें लाइन फ्रीक्वेंसी पता चल गई। अब ये सारी नेसेसरी इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद होगी तो ही हम रूट कॉज पे पहुंच सकेंगे, ठीक हो गया। अच्छा,
अब ये देखते हैं, अब हम अपने स्पेक्ट्रम को एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यार ये 1x की जो डोमिनेंट पीक आ रही है वो किस वजह से आ रही है। ठीक है, अब देखें कोई भी सिस्टम चल रहा है वो अपनी एक नॉर्मल आरपीएम पे चल रहा है, तो 1x की पीक उसमें आ रही है, वो तो पीक उसमें आएगी। हमने ये देखना है कि हमारे सिस्टम के अंदर डोमिनेंट एम्पलीट्यूड किसकी है। इस पीक को अगर मैं लेट्स सपोज यहाँ पे शॉर्ट कर दूँ तो हम कहते हैं कि यार ये फर्स्ट वाली पीक तो 1x की आ रही है, लेकिन 1x का एम्पलीट्यूड क्योंकि बहुत कम है हम इसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर यही पीक सिस्टम में सबसे ज़्यादा डोमिनेट हो और बाकी पीक्स ना हो तो हम कहेंगे कि यार इसका मतलब है कि ये वाली जो 1x की पीक है ये असल में रूट कॉज है हाई वाइब्रेशन का। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी असल में रूट कॉज है हाई वाइब्रेशन का। ठीक है, इस केस में चले अब हमने ये 1x डिस्कस कर लिया, इसको हम ख़त्म कर देते हैं यहाँ से। मतलब हमने कहा कि इस पीक का एम्पलीट्यूड कम हो गया, अब हम थोड़ा सा इस वाली पीक को इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यार ये पीक सिस्टम में किस चीज़ की है। हमने क्या किया, हमारे पास वेन पास फ्रीक्वेंसी थी। ठीक है, वेन पास फ्रीक्वेंसी जब आपने कैलकुलेट की कि हाँ हमने कहा कि लेट्स सपोज इसके जो है 5 प्लेट्स है और ये लेट्स सपोज 10 आरपीएम पे चल रहा है, तो इसकी वेन पास फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 50 सीपीएम। ये बेसिकली हम फ्रीक्वेंसी का एनालिसिस कर रहे हैं, या हम हर्ट्ज में करेंगे या हम सीपीएम में करेंगे। ठीक है, तो अब आप ये देखें हमने ये कहा कि ये 50 सीपीएम इसकी वेन पास फ्रीक्वेंसी है। हमने वेन पास फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के ऊपर अप्लाई की तो हमने देखा कि यार वाकई ये तो हमारी ये वाली वेन पास फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है। एम्पलीट्यूड भी इसका ही ज़्यादा है। हमने कहा यार इसका तो मसला ही फैन के इम्पेलर के साथ है, ब्लेड के साथ है। ठीक है, तो ये अब आइडिया हो गया कि पहले हमने 1x को देखा कि यार सिस्टम में जो ज़्यादा चीज़ डोमिनेट कर रही थी हाफिज इब्रार साहब वो 1x डोमिनेट कर रही थी, तो हमने कहा कि इसमें ये अनबैलेंस का इशू है। लेकिन जब हमने देखा यार 1x का एम्पलीट्यूड कम है, हमारी इस पीक का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, तो हमने कहा कि इट्स मीन कि हमारी डोमिनेट जो फॉल्ट फ्रीक्वेंसी है वो ये है। हमने सिंपल लिखा कि जी हमारे पास सिस्टम के अंदर एफएफटी स्पेक्ट्रम के अंदर वेन पास फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो ये वेन पास फ्रीक्वेंसी जो है रूट कॉज है हाई वाइब्रेशन की। ठीक है, तो हमने एड्रेस क्या करना है, अब हमारा एनालिसिस चला गया फैन के ऊपर, वेन के ऊपर। अब इसको भी हम कर देते हैं ख़त्म। हम स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करेंगे कि पहले हमने स्टेप बाय स्टेप आरपीएम के हार्मोनिक्स देख लिए, अगर वो नहीं है ऐसे ही है इस तरह बेरिंग पे देखें आप 1 बाय 1, ये आपको 1 बाय 1 तो इसलिए बता रहा हूँ ना ताकि क्योंकि अभी आपकी सिस्टम के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आप डायरेक्ट ही उसी पीक के ऊपर भी जा सकते हैं। आप डायरेक्ट देखें, डायरेक्ट आप ये देखते हैं कि 1x अगर आपके पास नॉर्मल है, आरपीएम आपकी कंफर्म है, तो आपको 1x को स्टडी करने की ऐसी ज़रूरत नहीं है। आप कहते हैं कि ये वाली पीक डोमिनेट है, तो अब आपने इन्वेस्टिगेट करना है कि ये पीक किस चीज़ की है जो हमें मिली है वेन पास फ्रीक्वेंसी। और प्रैक्टिकली क्या होता है, हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं कि एट अ टाइम सारी फ्रीक्वेंसीज को अप्लाई करते हैं और उस पे आप बेसिकली स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ही एक एक चीज़ को एलिमिनेट करते जाएंगे ना। आप सारी पीक्स को एक साथ ही लेके चले जाएंगे तो आप खुद भी कंफ्यूज होंगे। लेकिन आप सारी पीक्स को, सारे डाटे को देखें, एक माउस के साथ, एक कर्सर के साथ आप 1 बाय 1 एक पीक के ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, आप एट अ टाइम भी सारी पीक्स स्पेक्ट्रम के ऊपर अप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा कि वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स किस्म का हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हमने कहा कि जी इसमें वेन पास का इशू था। हमने जस्ट रिकमेंडेशन दे दी कि हमारे पास एफएफडी स्पेक्ट्रम में जो डोमिनेंट पे पीक आ रही है वो वेन पास फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो काइंडली आप इम्पेलर की डिटेल इंस्पेक्शन करें और उसकी वेन्स की इंस्पेक्शन करें। अब हम वीपीएफ जो है ये नॉन सिंक्रोनस स्पीड पे होती है। देखिए आरपीएम के साथ हो रही है ना रिलेट, आरपीएम के साथ जो भी चीज़ आपकी रिलेट हो रही है वो आपकी सिंक्रोनस हो रही है। ठीक हो गया। अच्छा अब आप ये देखें, उसके बाद अब आपने कहा जी कि वेन पास फ्रीक्वेंसी भी हमारी नहीं थी, वेन पास फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड भी हमारा। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। अब हम कहते हैं कि जी ये हमारे पास पीक लेट्स सपोज एक्साइट कर रही है। ठीक है, अब हम ये कहते हैं कि हाँ हमारे सिस्टम के अंदर ये वाली पीक एक्साइट कर रही है। ठीक है, अब हम कहते हैं कि यार ये वाली पीक हमारे पास आ रही है, ये दूसरे कलर का दीजिए मार्कर ज़रा। ठीक है,
अब हमने ये देखा कि यार हमारे सिस्टम के अंदर जो चीज़ एक्साइट कर रही है वो ये वाली पीक एक्साइट कर रही है, ठीक है, और इसके साथ इसके साइड बैंड्स भी आ रहे हैं, ठीक है। अब हमने देखा कि यार हमारे पास वेन पास भी नॉर्मल है, 1x भी नॉर्मल है, लेकिन जो जिस पीक का एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा है वो ये वाली पीक है। अब हमने देखना है इस पीक को, अब हमने एनालिसिस करना है इस पीक का कि यार ये पीक सिस्टम में कहाँ से जनरेट हो रही है, ठीक है। तो अब हमने जब ये देखा कि ये इस पीक को हमने एनालिसिस करना शुरू किया तो हमें पता चला कि ये हमारे पास आ रही है गियर मैशिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक हो गया। मतलब गियर मैशिंग फ्रीक्वेंसी का आपको मैंने बताया था नंबर ऑफ टीथ इनटू आरपीएम, ठीक हो गया। ये इसका मतलब है कि ये इस टाइम गियर मैशिंग फ्रीक्वेंसी आ रही है। गियर मैशिंग फ्रीक्वेंसी हमने जस्ट सिंपल कैलकुलेट, मतलब कोई वाइब्रेशन एनालिसिस को बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है, आपको इसकी जस्ट प्रैक्टिस करनी है, चीज़ों को लिंक करना है एक दूसरी चीज़ों के साथ लिंक करना है आपने, ठीक है। अब आपने ये देखा कि यार इसमें जो मेरे पास डोमिनेंट पीक आ रही है वो गियर मैशिंग फ्रीक्वेंसी आ रही है। इसका मतलब है कि इसकी गियर मैशिंग डिस्टर्ब हुई हुई है, कोई टीथ डैमेज है या कोई इस तरह का इसमें गियर से रिलेटेड इशू है जिसकी वजह से मेरे सिस्टम की वाइब्रेशन इंक्रीज हुई हुई है, ठीक हो गया। ये सारे डाटाग्राम शुरू में डाल सकते हैं सिस्टम में डाल सकते हैं, ये तो ऑटोमेटिक बता देगा जिस तरह बीएसएफआई बिल्कुल, जिस तरह भी हमने देखा कि हमने बना देगा ये, जिस तरह हमने बीपीएफआई देखी है, तो हमने फॉल्ट फ्रीक्वेंसीज के साथ एम्पलीट्यूड हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आईएसओ के अलार्म लेवल्स या ट्रेंड बेस्ड जो हमारे पास अलार्म लेवल्स होते हैं वो बेसिकली हमें एम्पलीट्यूड्स बता रहे होते हैं कि आपकी फॉल्ट फ्रीक्वेंसी सिस्टम में अगर कोई फॉल्ट गियर मैशिंग, देखिए अब जब भी गियर बॉक्स चल रहा है, गियर्स चल रहे हैं, उसमें गियर मैशिंग तो प्रोड्यूस करनी है, जनरेट करनी है। असल इंपॉर्टेंट क्या है कि उसका एम्पलीट्यूड कितना है, वो गियर मैशिंग किस एम्पलीट्यूड के साथ इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है, ठीक है। तो अब आपने ये देखा कि हमारे पास सिस्टम में जो मेन इशू था वो हमारे पास था गियर मैशिंग फ्रीक्वेंसी का। अब उसके साथ जो हमारे पास साइड बैंड्स आ रहे हैं वो क्या करेंगे, साइड बैंड्स हमें कंफर्म करेंगे कि यार ये साइड बैंड्स इक्वल स्पेसिंग के जो कैरियर फ्रीक्वेंसी या मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी है उसके जब साथ जो साइड बैंड्स आ रहे हैं वो कितनी आरपीएम पे आ रहे हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास मेन फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है, और ये इसका हमारे पास 1x 1122, ठीक है। अब जैसे जैसे इसके इंक्रीज करते जाएंगे मल्टीपल्स हार्मोनिक्स या साइड बैंड, इसका मतलब है कि उस फॉल्ट की स्वेरिटी या उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करता जाएगा तो हम बताएगा कि इसकी स्वेरिटी उतनी ज़्यादा इंक्रीज कर रही है। अब क्योंकि एक गियर बॉक्स में मल्टीपल गियर्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, डिफरेंट स्टेजेस, तो इसमें जब गियर में कोई इशू होगा तो आपको ये जो इसके साइड बैंड्स हैं ये कंफर्म करेंगे कि ये साइड बैंड्स कितने आरपीएम के आ रहे हैं। मतलब देखें अगर आपकी हाई स्पीड शाफ्ट है 1000 आरपीएम की, तो अगर हाई स्पीड शाफ्ट के गियर में मसला है तो आपके पास साइड बैंड्स आ रहे होंगे वो 1000 आरपीएम के आ रहे होंगे। अगर आपकी आउटपुट शाफ्ट के 50 आरपीएम है और उसमें इशू है तो उसकी गियर मैशिंग आ रही होगी और उसके साथ उस शाफ्ट के साइड बैंड्स आ रहे होंगे जिस शाफ्ट के अंदर इशू है, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होंगे, पोल का अगर इशू होगा पोल पास फ्रीक्वेंसी, या अगर हमें रोटर बार का इशू होगा तो रोटर बार की फ्रीक्वेंसी, तो ये सारी फ्रीक्वेंसी जब हमें नोन होंगी, हमें मालूम होंगी, तो हमें स्पेक्ट्रम एनालिसिस उस तरह ही हेल्प आउट करता जाएगा हमें फॉल्ट को कैच करने के लिए। फिर अगर हम एंड पे हम ये देखेंगे कि यार हमारे पास वेन पास भी नहीं आ रही, गियर मैशिंग भी नहीं आ रही, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट भी नहीं आ रहा, हम क्या करते हैं, हम इसको बेरिंग की फॉल्ट फ्रीक्वेंसी अप्लाई करके देखते हैं कहीं हमारा बेरिंग तो डैमेज नहीं है। तो बेरिंग फॉल्ट फ्रीक्वेंसी से आपको पता लगेगा जब आप 1 बाय 1 जिस तरह भी हमने स्क्रीन पे देखा था फॉल्ट फ्रीक्वेंसी अप्लाई करके कि बीपीएफआई की फ्रीक्वेंसीज मैच कर रही थी और हमने फिर वो बेरिंग की इंस्पेक्शन भी की कि वाकई उसमें बेरिंग फॉल्ट इनर रेस के ऊपर आया हुआ था, तो वो फॉल्ट फ्रीक्वेंसीज हमें वहाँ से बताएंगी।